बच्चों कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। मध्यकालीन भारत का जो सिलसिला चल रहा है उसमें तुगलक वंश में हमने मोहम्मद बिन तुगलक तक की बात कर ली थी और उससे रिलेटेड क्या प्रश्न आएंगे एग्जामिनेशन में उससे में भी हम लोगों ने बात की थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। और आज की क्लास में जो महत्वपूर्ण शासक है तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में हम जानेंगे। तुगलक वंश की स्थापना थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं, किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना की अगर बात किया जाए तो तुगलक वंश की स्थापना जो है बेटा गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। जो उसका प्रमुख शासक है वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नहरों का निर्माण किया गया और नहर निर्माण के लिए फेमस है गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, अगर इसकी बात की जाए तो तुगलक वंश का सबसे शिक्षित या यूं कहें दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन शिक्षित तो है लेकिन कुछ ऐसे कार्य करेगा जिसके लिए उसे रक्त पिपासु की भी संज्ञा दी जाएगी, उसे शिक्षित मूर्ख की भी संज्ञा दी जाएगी। तो 5 विवादास्पद कार्य करता है, जैसे कि दोआब क्षेत्र पर 50% कर लगाता है जिससे अकाल पड़ जाता है, कराचिल अभियान हिमालय में, मध्य एशिया में खुरासान अभियान, चांदी के सिक्कों की जगह पे तांबे और सिक्कों का टकसाल वो कर देता है। इस तरह से 4 से 5 कार्य ऐसे करेगा जिसकी वजह से वो शिक्षित सुल्तान जो है रक्त पिपासु और शिक्षित मूर्ख की संज्ञा का नाम उसको दे दिया जाएगा। ये वही तुगलक वंश है जो दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक क्या कर रहा है बेटा? शासन कर रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वंश से बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा वंश है जो सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था? जो समय है वो कौन सा है बेटा? वो है तुगलक वंश। यहां तक समझ में आया आपको? और यही वो तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक है जिसने अपने दक्षिण की तरफ अभियान करने के लिए दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी बना देता है, जो वर्तमान में देवगिरी है उसका नाम बदल देता है क्या? दौलताबाद। लेकिन वहां उसको सफलता नहीं मिलती है, परंतु 14 वर्ष के पश्चात वापस कहां आता है? दिल्ली वापस आ जाता है। तो 2 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में तुगलक वंश में पढ़ा। 2 और बचे हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरा है वो है फिरोज शाह तुगलक। तो बात करते हैं बेटा फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक का जो शासन रहा है बेटा, वो सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ले लिया होगा। चलिए फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे हैं बेटा, और इसका जो शासनकाल रहा है 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर यह शासन करता है फिरोज शाह तुगलक। इसके द्वारा कई कार्य किए जाएंगे जो दिल्ली सल्तनत पर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे ये क्या करता है कि सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक है कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। और ये वह शासक है जिसका पूरे दिल्ली सल्तनत में पहला शासक जो है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एक वो स्थान जहां पे मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था और वहीं पे उसकी 1351 में मृत्यु हो जाती है। थट्टा अर्थात सिंध वाला जो क्षेत्र है, थट्टा सिंध क्षेत्र में आक्रमण किया था और वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है 1351 में, और वहीं फिरोज शाह तुगलक क्या होता है? गद्दी पर बैठता है, ठीक है? तो थट्टा 1351 में राज्याभिषेक होता है और दूसरा राज्याभिषेक इसका होता है बेटा दिल्ली में 1351 में। समझ में क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अगर उपाधि की बात की जाए फिरोज शाह तुगलक की तो कासिम अमीर उल मोमीन की उपाधि इसको दी जाती है। किसके द्वारा? खलीफाओं के द्वारा इनको मिलती है। कासिम अमीर उल मोमीन की उपाधि इनको दी जाती है, ठीक है? तो फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, साथ ही साथ ये पहला शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसका 2 बार राज्याभिषेक होगा। एक 1351 में, कहां पे? थट्टा सिंध वाला जो क्षेत्र है वहां, और दूसरा कहां होगा? दिल्ली में 1351 में। आगे बढ़ते हैं
इनके प्रमुख कार्यों की बात करते हैं तो इनके 4 प्रमुख कार्य जो हैं क्या है? जो तुगलक वंश में 24 कर लगते थे दिल्ली सल्तनत में, उस कर को क्या कर दिया इन्होंने? 4 प्रमुख करों में बांट दिया, जिसमें 4 प्रमुख कर कौन से? एक है जजिया, दूसरा है जकात, तीसरा है खम्स और चौथा है बेटा खराज। 24 करों को 4 प्रमुख करों में विभाजित कर दिया, जजिया, जकात, खम्स और खराज। अब प्रश्न पूछता है जजिया क्या होता है? निम्न में से जजिया किसे कहते हैं? यह क्या है? गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर है। जजिया क्या है? गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर है। अर्थात यूं कहें, इस्लाम को छोड़कर जो भी धर्म होंगे उस पर लगने वाला जो कर है बेटा, वो जजिया है। लेकिन जजिया तो पहले से ही प्रसिद्ध है, तो क्यों यहां पे आया? तो जजिया कर फिरोज शाह तुगलक पहला शासक है जिसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। गैर इस्लामिक तो है, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर से मुक्ति थी, लेकिन ये पहला शासक है इसने ब्राह्मणों पर क्या करता है? कर लगाता है। कौन सा? जजिया कर लगाता है। लेकिन वहीं यह स्त्री, वृद्ध और विकलांगों से कर को हटा देता है। तो जजिया गैर इस्लामिक कर, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार, वो प्रथम शासक है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। और इसे छूट किसको दिया? स्त्री, बूढ़े व विकलांगों से इसे छूट कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया? दूसरा कर जो है बेटा वो जकात है। मुस्लिम धर्म में ऐसा मानना है कि आप सक्षम मुस्लिम हैं तो जो अपना धन आप कमाते हैं, अपने धन का कुछ हिस्सा जकात के रूप में निकालिए जो समाज सेवा में कार्य आ सके। तो धनी मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला जो मुस्लिम कर है वो क्या है बेटा? वो जकात है। ठीक है। तीसरा जो कर है वो है खम्स। खम्स क्या है? जैसे युद्ध से लूटा गया कोई कर है। मान लीजिए कोई सेना की टुकड़ी युद्ध कर रही है और युद्ध में जो भी चीज जीत रही है उसमें क्या कर रहा है सुल्तान? सुल्तान कह रहा है सेना, आपने जो लूट की है या जो चीज जीत के लाया है उसमें से 20% आप किसको देंगे? राज्य को देंगे, जबकि 80% आप रख सकते हैं जो सेना जीतकर आई है। तो खम्स क्या है? युद्ध से लूटा गया धन है और इसमें 20% हिस्सा जो है राज्य का है और 80% हिस्सा किसका होगा? जो सैन्य होगा, जो सेना होगी उसका होगा। समझ में आया? चौथा कर है खराज। ये क्या है? गैर मुस्लिमों का भू राजस्व। जो मुस्लिम नहीं है उनसे भू राजस्व का जो कर लिया जाता था उसे क्या कहते थे बेटा? खराज। प्रश्न भी पूछ सकता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर कौन कौन सा है? तो गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर है जजिया और खराज। यहां तक समझ में आया आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे। सिंचाई कर का भी प्रारंभ किया इसने और उसका नाम रखा हक ए सर्व। हक ए सर्व के नाम से सिंचाई कर का भी प्रारंभ करता है। यह कर कितना होता है? जितना आपकी उपज हो रही है, जो आप उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन का 1/10 आप क्या करेंगे? राज्य को देंगे। ठीक है। हक ए सर्व के नाम से सिंचाई कर लगाया जाता था। यह उपज का 1/10 हिस्सा जो है वो हक ए सर्व होता था, अर्थात इसे क्या कहते थे? सिंचाई कर कहते थे। इसकी शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। एक प्रश्न पूछता है नहरों के निर्माण का प्रारंभ किसने किया? तो नहरों के निर्माण का प्रारंभ गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। अब 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने कराया? वो है बेटा फिरोज शाह तुगलक ने। 5 बड़े नहरों का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने।
सिंचाई हेतु, और इसका प्रारंभ किसने किया था? वो था गयासुद्दीन तुगलक। कंफ्यूज नहीं होना है गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक में। तो 5 बड़ी नहरों के बारे में पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक, और निर्माण प्रारंभ किसने किया था वो होगा बेटा गयासुद्दीन तुगलक। यहां तक समझ में आया? इसने क्या किया? चांदी और तांबे के मिश्रण से एक सिक्के का निर्माण किया, और सिक्कों को क्या कहा गया? अद्दा व बिक के नाम से जाना गया। अद्दा और बिक के नाम से जाना गया। कौन सा? चांदी व तांबे के सिक्के। ये याद रखिए, पिछला पढ़ा था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चांदी के सिक्कों के जगह पर कांसे और तांबे के सिक्कों का टकसाल लगाया गया, जो मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी विफलता थी, जिसके कारण से उसे क्या कहा गया? मूर्ख शिक्षित सुल्तान की उपाधि दी गई। 5 विफलताओं में एक विफलता ये भी थी उसकी। लेकिन यहां पे क्या किया? चांदी और तांबे से मिश्रित सिक्कों का चलायन, उसका नाम क्या था? अद्दा व बिख। यह भी ध्यान रखिए, तकावी ऋण, मैंने बताया था तकावी ऋण अर्थात क्रेडिट पे लिया गया पैसा, ब्याज पे लिया गया पैसा, प्रारंभ किसने किया? देखिए, प्रारंभ किसने किया, समाप्त किसने किया, दोनों जानना है। तो प्रारंभ किसने किया तकावी ऋण का? तो तकावी ऋण का जो प्रारंभ किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जबकि उसको समाप्त कर कौन रहा है बेटा? वो इस ऋण को माफ कौन करता है? वो माफ करता है बेटा फिरोज शाह तुगलक। किससे लिया था? कौन लेता था? ये किसान लेते थे तकावी ऋण अपने फसल के लिए। तो उसकी माफी किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसके समय में कई सारे विभाग बनेंगे, जिसमें 5 विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, या कह सकते हैं विभागों का युग है। बहुत सारे विभाग समाज सेवा हेतु कई सारे विभागों का निर्माण करेगा। कौन करेगा? फिरोज शाह तुगलक। जिसमें दीवाने खैरात के नाम से एक विभाग की स्थापना करेगा। और ये क्या है? विधवा, इसमें मुस्लिम विधवा एवं स्त्री सहायता हेतु यह विभाग बनाया गया था। मुस्लिम जो विधवा हो जाती थी उनके लिए, और जो स्त्रियां महिलाएं हैं उनकी सहायता के लिए एक विभाग का निर्माण कराया, जिसका नाम है दीवान-ए-खैरात। प्रश्न पूछता है दीवान-ए-खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान-ए-खैरात विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। कमेंट बॉक्स में बताइए, पढ़ा चुका हूं। दीवाने-कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, दीवाने बंदगान, दासों के लिए, अपने जो कर्मचारी हैं, जो दास हैं, उनके लिए दीवाने बंदगान की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। इस तरह के प्रश्न, मिलाने वाले प्रश्न में, फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन में भी इस तरह से प्रश्न आते हैं। आप मिलाने वाले प्रश्न में देखेंगे इसको। स्वास्थ्य विभाग के लिए दारुल सफा नामक एक निःशुल्क अस्पताल का निर्माण कराया। ठीक है, लोगों के इलाज के लिए दारुल सफा नामक निःशुल्क, जहां पैसा नहीं लगता था, ऐसे अस्पताल का निर्माण कराएगा कौन? फिरोज शाह तुगलक। और बात करें तो लोक निर्माण विभाग एवं रोजगार विभाग का भी स्थापना कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। पहला, दीवाने खैरात मुस्लिम विधवाओं के लिए और स्त्रियों के लिए, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक किसके लिए? दासों के लिए। दारुल सफा नामक निःशुल्क अस्पताल का स्थापना किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और दीवाने इस्तिहाक विभाग की स्थापना किसके लिए? पेंशन के लिए। कैसा पेंशन? वृद्ध पेंशन के लिए। और लोक निर्माण विभाग एवं रोजगार विभाग की स्थापना कौन करेगा? फिरोज शाह तुगलक। ये प्रमुख कार्य फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जा रहा है, जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्चुअल डेटा है, जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। जब भी मध्यकालीन भारत की बात की जाएगी, महत्वपूर्ण की बात की जाएगी, तो ये चीजें महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आते हैं अन्य प्रमुख
तथ्यों के बारे में बात करेंगे। जो अन्य तथ्य हैं फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड, उन्होंने अमीर व सैनिक पदों, इसे एकता कहते थे, उसको क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। जो मंत्री है उसका बेटा आने वाले समय मंत्री बनता था, जो सैनिक है सैनिक का बेटा सैनिक बनता था। अर्थात पद का जो है जिसको एकता दे दिया गया, उसी का बेटा या उसी का वंश ही वो पद संभालता था। किसने प्रारंभ कर दिया, वंशानुगत किसने कर दिया, फिरोज शाह तुगलक ने किया बेटा। अपनी आत्मकथा में लिखता है, उसका आत्मकथा का नाम है फतूहात ए फिरोज शाही। फतूहात फिरोज शाही का संबंध किससे है, फतूहात ए फिरोज शाही का संबंध फिरोज शाह तुगलक से है। यह क्या है, यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। यह भी क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण इतिहास कौन कौन है, जियाउद्दीन बर्नी और जो दूसरे हैं शम्स ए सिराज। जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज नामक दो प्रमुख इतिहासकार इनके दरबार में होंगे। बेटा जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग भी उसी तरह मेहनत करेंगे। और आप लोगों की प्रतिक्रिया बहुत कम मिल रही है, तो आप लोग कोशिश करिए कि जो कमी है उसको उजागर करिए, कि जो कमी हो उसको सुधारा जा सके। और आपके अंदर जो कमी है या कोई चीज़ और पढ़ना है उसके बारे में बताइए, मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं अपनी तरफ से मेहनत करने के लिए तैयार हूं और आप अपनी तरफ से मेहनत करने की कोशिश करिए। आप लोग शेयर कम कर रहे हैं क्योंकि अभी भी आप लोग के शेयर कम आ रहे हैं, तो कोशिश करिए उन बच्चों तक शेयर भी करिए जिसके लिए ये वीडियोज उपयोगी हैं, जिनके लिए महत्वपूर्ण है उनके लिए जो है आप शेयर करिए। आप लोग का एक कर्तव्य है। अच्छा लगे तो, आपको लगे कि ये किसी बच्चे के लिए काम आ सकता है या मेरे काम लायक है, तो आप लोग इसको शेयर जरूर करिए। आपका प्यार मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तो अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण किया। ठीक है, नगरों के निर्माण का भी काल कहा जाएगा फिरोज शाह तुगलक के समय में। और इन नगरों में कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं, जैसे फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख नगरों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। प्रश्न आया है कि जौनपुर का निर्माण किसने किया था। जौनपुर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां की स्मृति में क्या किया था, जौनपुर नगर की स्थापना की थी। यही नहीं, जो वास्तुकार हैं उनके समय में मलिक गाजी सहना है, और इनके द्वारा एक प्रमुख कार्य और किया जाएगा जो कुतुब मीनार है। इल्तुतमिश तक प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ने 3 मंजिल तक इसका निर्माण कराया, जबकि चौथी और 5वीं मंजिल का जो निर्माण है बेटा वो किसने कराया, वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। ऐसे प्रश्न कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो भी फैक्ट क्या है, आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा। यही नहीं, अशोक के 2 स्तंभों कौन कौन से, मेरठ एवं टोपरा में स्थित थे, उसको लाने का कार्य किसने किया बेटा, वो फिरोज शाह तुगलक ने किया। मेरठ और टोपरा के जो 2 स्तंभ थे उसको मेरठ और टोपरा से कहां लाया गया, दिल्ली में। कौन लाया, फिरोज शाह तुगलक ने लाया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं फिरोज शाह कोटला दुर्ग, जो वर्तमान समय में स्टेडियम है दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किसने कराया था दिल्ली में,
फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है। यहां तक कि 1200 से ज्यादा फलों के बगीचे, फलों के बाग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो निर्माण का कार्य, शहरों के स्थापना का कार्य, विभागों की स्थापना जो प्रमुख कार्य हैं वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तुगलक वंश में सबसे ज्यादा वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसलिए ही फिरोज शाह तुगलक महत्वपूर्ण शासक हो जाते हैं तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं, राज्य के खर्च पर क्या करता है? हज की यात्रा करता है और साथ ही साथ अपने शासन काल में पर्दा प्रथा एवं स्त्रियों के मजार पर जाने के लिए रोक लगा देता है। ठीक है, महिला जो है वो मजारों पर नहीं जा सकती और पर्दा प्रथा क्या करता है? उस पर रोक लगा देता है। ठीक है, इसे सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। प्रश्न आता है, निम्न में से किस शासक को सल्तनत का अकबर कहा जाता है? तो दिल्ली का वो प्रमुख शासक है फिरोज शाह तुगलक, जिसे सल्तनत का अकबर कहा जाता है। इसके कौन कहा है बात? हेनरी इलियट ने। हेनरी इलियट के द्वारा सल्तनत का अकबर की संज्ञा किसको? फिरोज शाह तुगलक को दी जाती है। ठीक है बेटा, यह अपने शासन में इस्लाम को शासन का आधार बनाया, मतलब इस्लाम धर्म पे आधारित शासन को आधार बनाया, ये शरीयत कहते थे। तो इस्लाम के आधार पर शासन का आधार बनाया और अस्थाई सेना व दाग प्रथा का भी इसने क्या किया? त्याग कर दिया, समाप्त कर दिया। अस्थाई सेना और दाग प्रथा को भी इसने समाप्त कर दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, कल्याणकारी उदारवादी निरंकुश शासक था। यह लोगों के कल्याण के बारे में सोचता था, उदार व्यक्तित्व का था एवं निरंकुश शासक था। कौन? मैंने बोला था शासक कैसा होना चाहिए? शासक हमेशा निरंकुश होना चाहिए। तो उस तरह का निरंकुश शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर प्रमुख कार्य किए जाएंगे जो दिल्ली सल्तनत के लिए इतिहास में महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कहा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल है वो विभागों की स्थापना, शहरों के निर्माण एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना से संबंधित है। इसलिए फिरोज शाह तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासक हो जाता है। यहां तक समझ में आया बेटा? और 1388 ईस्वी में इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही इसकी मृत्यु होगी तब जो लास्ट शासक होगा तुगलक वंश का वो क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन महमूद शाह, जो 1394 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश में या दिल्ली सल्तनत पर शासन करेगा। और तुगलक वंश का क्या है बेटा? ये अंतिम शासक है। और 1398 में जो तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर होता है, जिसमें सहयोगी की भूमिका खिज्र खां के द्वारा किया जाता है, उस आक्रमण का विरोध होगा और खिज्र खां के द्वारा इस व्यक्ति का क्या कर दी जाएगी? मृत्यु कर दी जाएगी। और वहीं से क्या हो जाएगा बेटा? खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर नसरुद्दीन महमूद शाह के बाद किस वंश की स्थापना हो रही है? सैयद वंश की, जिसकी स्थापना कौन कर रहा है? खिज्र खां। किसको मारकर? नसरुद्दीन महमूद शाह को मारकर तुगलक वंश की समाप्ति होती है और खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो खिज्र खां जो तैमूर लंग का आक्रमण हो रहा है उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएगा और वहीं नसरुद्दीन महमूद शाह को की मृत्यु करता है, उसको मारता है और वहाँ दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का क्या करता है? बोलबाला आ जाता है। सैयद वंश की उत्पत्ति हो जाती है और स्थापना हो जाती है किसके द्वारा? खिज्र खां के द्वारा। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत पर जो 2 वंश बचे हुए हैं, अभी तक हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, जो 2 डायनेस्टी बची है, सैयद वंश और लोदी वंश। तो कल की क्लास में हम सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में बात करेंगे। और सैयद वंश और लोदी वंश जब खत्म होगा तब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। फिर कुछ जो दक्षिण की तरफ विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक्का द्वारा और बहमनी साम्राज्य के बारे में बात करेंगे।
तत्पश्चात हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा? हम लोग पहुँच जाएंगे मुगल काल पर। फिर हम वहाँ बाबर, हुमायूं, अकबर की बात करेंगे। देन जब मुगल काल समाप्त होगा फिर हम प्रवेश कर जाएंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। तो आज तुगलक वंश की समाप्ति हुई। तुगलक वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं, इससे रिलेटेड बनने वाले प्रश्नों की बात हम लोगों ने डिटेल में कर ली। और अगली कक्षा में हम सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।